गोरियो से वापस आने के बाद बेकन और तालताल को एक कालकोठरी में डांगीजे के आदेश पर प्रताड़ित किया जा रहा है। पता चलता है कि डांगीजे और बेकन ने एक साथ प्रशिक्षण लिया था और बेकन सजा से बचने के लिए इस बहाने का इस्तेमाल कर डांगीजे से दया की भीख मांगता है, जिस पर डांगीजे कहता है कि वो उसके पिता के आदेश का पालन करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए उन्हें मौत के घाट उतार देना चाहिए। लेकिन योंचुल के आने से चीजें बाधित होती हैं। दोनों योंचुल से उस असहनीय दर्द से छुटकारा पाने के लिए सीधे मृत्यु दंड की विनती करते हैं। योंचुल पूछता है कि उन्होंने ताओवान को डाइचुंग आइलैंड तक क्यों नहीं पहुंचाया। बेकन बताता है कि वांग्यू को उनके प्लान की भनक लग गई थी। फिर योंचुल गुस्से में दोनों को बंद करने का आदेश देता है, पर डांगीजे इसका विरोध करता है। तब चाहे तो उन्हें मारकर गिद्धों को परोसने का सुझाव देता है, लेकिन योंचुल इन सब पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। पर योंचुल के चले जाने के बाद डांगीजे बेकन पर अपनी पूरी भड़ास निकाल लेता है। सबके जाने के बाद बेकन कसम खाता है कि अगर वो इस बार बच गया तो अपने हाथों से इनके टुकड़े करेगा। अब योंचुल ताओवान को मारने का एक और प्लान बनाता है। वो कहता है कि ताओवान की कब्र डाइचुंग आइलैंड पर बनेगी, पर ताबजाई कहता है कि वहाँ ये करना मुश्किल होगा। डांगीजे भी याद दिलाता है कि वांग्यू को भी उनके इरादों की खबर है, पर योंचुल कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं जिसे उसने मारने का सोचा हो और वो बच गया हो। ना शत्रु जनरल और ना ही सम्राट उससे बच पाए हैं। उधर डाइचिंग आइलैंड पर ताओवान को एक सपना देखते हुए दिखाते हैं। वो अपने पिता को रस्सी से बंधा हुआ देखता है। अगले ही पल योंचुल उसके पिता की हत्या कर देता है। मरने से पहले सम्राट अपने बेटे से जीवित रहकर युआन का सिंहासन लेने और उसकी मौत का बदला लेने का आग्रह करता है। कुछ क्षण बाद योंचुल ताओवान की ओर मुड़ता है और उस पर हमला करता है। इससे ताओवान डर कर उठ जाता है और अपने पास फर्श पर बैठी संज्ञांग को पाता है। वो उससे कहती है कि अभी भी रात है और उसे वापस सो जाना चाहिए। ताओवान कहता है कि वो नहीं सो सकता क्योंकि प्रकृति बुला रही है। संज्ञांग उसे चेंबर पॉट देती है और फिर जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन ताओवान अपनी शर्ट ऊपर उठाए हुए इंतजार कर रहा है। वो कहता है कि उसे कभी भी अपने कपड़े उतारने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर संज्ञांग मजेदार तरीके से उसकी पैंट को टटोलती है और बिना देखे उसे खोल देती है। लेकिन जब बात उसके बॉक्सर्स की आती है तो वो उससे कहती है कि उसने कभी भी किसी के कपड़े नहीं उतारे हैं और उसे उसके हाल पर छोड़ देती है। ताओवान मजबूरी में अपना काम निपटाता है। उसके बाद संज्ञांग गुस्से में बड़बड़ाते हुए चेंबर पॉट को खाली करने के लिए ले जाती है। अगले दिन खाने के समय संज्ञांग को ताओवान का खाना चखकर जहर की जांच करते हुए दिखाते हैं, पर ताओवान खाना नहीं खाता और संज्ञांग को और नाराज करने के लिए टेबल उठाकर सारे बर्तन गिरा देता है। इसलिए संज्ञांग और ज्यादा निगरानी रखकर बदला लेती है, जिससे वो और ज्यादा क्रोधित और निराश हो जाता है क्योंकि वो उससे छुटकारा नहीं पा सकता। योंब्योंग सू भी दूर से उस पर नजर रख रहा है। वापस अंदर संज्ञांग जागते रहने की कोशिश कर रही है और ताओवान उससे बदला लेने के लिए उस पर चीजें फेंकने की। ताओवान कहता है कि अगर वो थकी हुई है तो झपकी ले ले। वो जवाब देती है कि वो ठीक है, पर ताओवान कहता है कि उसके पूरे समय साथ रहने से उसे परेशानी हो रही है, जिस पर संज्ञांग बताती है कि वो बस अपने राजा के आदेश का पालन कर रही है। पर ताओवान को वांग्यू पसंद नहीं और वो कहता है कि जब वो सम्राट बनेगा तब वांग्यू से उसके किए का बदला जरूर लेगा। फिर वांग्यू अपने घुटनों पर दया की भीख मांगेगा। संज्ञांग जवाब देती है कि वांग्यू कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा, वो अपने देश को ताकतवर बनाएगा। इस पर ताओवान कहता है कि वो एक ठग को राजा समझ रही है। तब संज्ञांग उसे याद दिलाती है कि वांग्यू की वजह से ही वो जिंदा है और सुरक्षित भी। पराजित ताओवान लेट जाता है और एक बच्चे की तरह अपने पैरों को हवा में मारता है। अब सीन रात का है। पाक बुलवा और बाकी सैनिक की शिफ्ट बदलने का समय है। थकान मिटाने के लिए बुलवा शराब पीने की इच्छा जाहिर करता है, जिस पर योंब्योंग सू अपने क्वार्टर से सोजू देने की पेशकश करता है। बुलवा खुशी से उसको धन्यवाद देता है और उसके लिए कुछ छोड़ने का वादा भी करता है, लेकिन ब्योंगसू के इरादे कुछ और ही हैं। वो ताओवान के कमरे की ओर देखता है। अंदर प्यासा ताओवान संज्ञांग को पानी लाने के लिए आवाज देता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से मुक्त हो नहाने गई हुई है। वो अपनी अंगूठियों को कपड़ों के ऊपर रख कर नहाना शुरू कर देती है। नहाकर फिर बाहर निकलते समय वो बुलवा से टकरा जाती है और अपनी अंगूठियां गिरा देती है। बुलवा उसे अपने साथ पीने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वो विनम्रता से मना कर देती है कि उसे राजकुमार के पास होना चाहिए और वो अंगूठियों को उठाए बिना ही चली जाती है। बुलवा अंगूठियों को उठाकर उसे बुलाने वाला ही होता है कि कीजा हो उसे रोक देता है, क्योंकि वो अंगूठियों को पहचान चुका है। आखिरकार उसे पता चल जाता है कि संज्ञांग ही उसकी बेटी है। उधर योंब्योंग सू काले कपड़े पहन ताओवान के कमरे में घुस जाता है। ताओवान दरवाजे की ओर पीठ करके लेटा हुआ है और आहट सुन उसे संज्ञांग समझकर पानी और सूखे खुरमे लाने के लिए कहता है। सौभाग्य से संज्ञांग ठीक बाहर ही है और ताओवान को बात करते हुए सुन वो समझ जाती है कि राजकुमार के साथ कोई है। वो अपनी तलवार खींचती है और अंदर भागती है। अंदर ताओवान संज्ञांग द्वारा उत्तर न दिए जाने से थक गया है। वो शिकायत करते हुए पलटता है, लेकिन उसका सामना अपने नकाबपोश हमलावर से होता है। जैसे ही ब्योंगसू वार करता है, ठीक समय पर पहुंचकर संज्ञांग घुसपैठिए से लड़ती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, तलवारें टकराती हैं। संज्ञांग जानना चाहती है कि उसे किसने भेजा है, लेकिन तभी एपिसोड खत्म हो जाता है।